नमस्कार दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम फिनेंस के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, और वो है अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स यानी ऐसे शेयर्स जो आप आईपीओ के पहले ही खरीद या बेच सकते हो। ये टॉपिक अभी इसलिए भी हाईलाइट में है क्योंकि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आने वाला है, और ये वही शेयर है जो पहले अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रहा था। जनरली इन्वेस्टर अनलिस्टेड शेयर्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको लगता है इफ आईपीओ से पहले ही हमने शेयर ले लिया तो आईपीओ के बाद हमको और ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ज्यादातर कंपनीज के आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं, तो लोग सोचते हैं अगर आईपीओ अलॉटमेंट ना भी मिला कोई बात नहीं, मेरे पास तो पहले से ही शेयर है। ये लॉजिक सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल भी है? बहुत सारे शेयर्स अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड होते हैं और उनमें से काफी कंपनीज का आईपीओ भी आता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, जिन्होंने आईपीओ के पहले अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्ट किया था, क्या उन्होंने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया? लेट्स फाइंड आउट। अभी आने वाला आईपीओ है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का। इसका आईपीओ डेट फाइनल हो गया है। ये 25 जून से ओपन हो रहा है, एंड यू नो व्हाट, इसका आईपीओ प्राइस फिक्स हुआ है 740 रुपीज, और ये वही शेयर है जो आईपीओ प्राइस फाइनल होने के पहले इस पल हंसों से भी ऊपर अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रहा था। मतलब ऑलमोस्ट 40% का लॉस। और एचडीबी फाइनेंशियल अकेली कंपनी नहीं है, टाटा टेक्नोलॉजीज के अनलिस्टेड शेयर्स पे भी लोगों को 47% लॉस हुआ। वरी एनर्जीज का आईपीओ प्राइस भी अनलिस्टेड मार्केट प्राइस से 48% नीचे था। रिलायंस रिटेल जब उन्होंने बायबैक किया तो भी अनलिस्टेड इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही हो रहा है कि आईपीओ प्राइस अनलिस्टेड शेयर प्राइस से कम होता है, और अगर मान लो किसी आईपीओ का प्राइस अनलिस्टेड से ज्यादा भी हो गया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्ट्रेट अवे प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि अगर आपने अनलिस्टेड शेयर्स लिए हैं तो सेबी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप पे 6 मंथ्स का लॉक इन लगता है। मतलब आईपीओ लिस्टिंग के तुरंत बाद आप अपना शेयर बेच ही नहीं सकते। सो द क्वेश्चन इज, लोग अनलिस्टेड शेयर्स में लॉस क्यों करते हैं, स्पेशली स्मॉल और रिटेल इन्वेस्टर्स? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट इन माय व्यू दीज आर 4 मेन वंस। फर्स्ट इज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। जब हम लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम उनका प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि स्क्रीनर, मनी कंट्रोल एक्सेट्रा, फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट्स, मीडिया, सब इस कंपनी को कवर करते हैं। क्योंकि लिस्टेड कंपनीज को अपनी ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक करनी पड़ती है एज पर सेबीज लिस्टिंग रेगुलेशंस। लेकिन अनलिस्टेड कंपनीज के केस में ज्यादातर केसेस में एनालिसिस के लिए सिर्फ एक एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल होती है, वो भी टाइमली या एक्यूरेट माइल, ये भी जरूरी नहीं। और जहां इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है वहां गलत इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आज अगर मैं आपसे पूछूं टाटा कैपिटल और बजाज फाइनेंस, दोनों में एनालिसिस किस कंपनी का इजी है? आंसर ऑब्वियस है, बजाज फाइनेंस। क्योंकि बजाज फाइनेंस लिस्टेड है, उसके डिटेल्स इजीली अवेलेबल हैं। टाटा कैपिटल के केस में आपको वो डेप्थ नहीं मिलेगी। 2. ग्रीड। हर किसी को लगता है कि आईपीओ के पहले अनलिस्टेड शेयर्स ले लिए तो वो मल्टी बैगर बन जाएगा। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यू उसके फंडामेंटल्स से मिलती है, न कि उसके अनलिस्टेड स्टेटस से। और सोचिए, जब आप अनलिस्टेड शेयर्स खरीदते हो तो बेच कौन रहा होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स या कंपनी एम्प्लॉइज, ईसॉप होल्डर्स। तो आप सोचिए, इन लोगों के पास सबसे ज्यादा कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये लोग शेयर्स बेच रहे हैं तो क्या ये मल्टी बैगर होने वाला है? इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉमन सेंस से होता है, लेकिन जब ग्रीड आ जाती है तो वो आपके लॉजिकल थिंकिंग को ब्लॉक कर देता है, and the result you end up facing a loss. See a liquidity issue. Unlisted shares का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है liquidity, especially for retail investors. Financial asset की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है liquidity, कि जब आप चाहो बेच सको। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स किसी प्रॉपर एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं करते। जब आपको शेयर बेचना होता है तो बायर मिलना ब्रोकर और पर्सनल कनेक्शन पे डिपेंड करता है। बहुत बार शेयर का भाव 1000 के आसपास दिखाई देता है, लेकिन जब आप एक्चुअल में सेल करने जाते हो तो बायर 900 और 850 रुपीज ऑफर करता है, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं होती। और ये सारे डील्स ओटीसी, ओवर द काउंटर होते हैं, तो कोई भी प्रॉपर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन नहीं होता।
अगर आपने ट्रस्टेड पर्सन के थ्रू डील नहीं की तो आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। 4. मल्टीपल लेयर्स एंड हाई कमीशन। ये एक हिडन और डेंजरस इश्यू है जिसका रिटेल इन्वेस्टर्स को अंदाजा भी नहीं होता। जब आप लिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो बायर और सेलर के बीच डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होती है, प्राइस भी इक्वल होता है। लेकिन अनलिस्टेड शेयर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप 5 लाख रुपीस का शेयर ले रहे हो तो एक प्राइस मिलेगा, ₹50 लाख का लोगे तो अलग प्राइस, एंड 5 करोड़ का लोगे तो और अलग प्राइस। ये मार्केट नेटवर्क और कॉन्टैक्ट्स पे चलता है। अगर आप किसी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर को पर्सनली जानते हो तो आपको शेयर सस्ता मिलेगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो जनरली 5 से 10 लाख इन्वेस्ट करता है वो ब्रोकर्स या वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स के थ्रू डील करता है, और तब तक आपके शेयर देमत में आने से पहले मल्टीपल लेयर्स ऑफ कमीशन ऐड हो चुकी होती है। आपने इन्फ्लेटेड प्राइस पे शेयर ले लिया होता है और आपके लॉस होने के चांस और बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस रिटेल को याद करो। जब उन्होंने बायबैक किया तो अनलिस्टेड मार्केट में जिन लोगों ने हायर प्राइस पे खरीदा था उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उनका एंट्री प्राइस ऑलरेडी इन्फ्लेटेड था मल्टीपल लेयर्स की वजह से। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये 4 मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से लोग अनलिस्टेड शेयर्स में लॉस करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए? मेरा पर्सनल व्यू ये है कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए अनलिस्टेड शेयर्स सही प्राइस पे मिलना बहुत मुश्किल है, एंड डूइंग प्रॉपर एनालिसिस इज ऑल्सो क्वाइट डिफिकल्ट। आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर पे भी फुली डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि कई बार उनका फोकस होता है सेल्स टारगेट, ना कि आपका बेस्ट इंटरेस्ट। ऑनेस्टली मुझे ये स्पेस बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन सिर्फ AIFs, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू। AIF कैटेगरी 1 एंड 2 में प्रोफेशनल रिसर्च, प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मैनेजमेंट होता है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर करें उनके साथ जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंस के टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।